हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स एकेडमी पे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक इन क्लास 11th ऑफ केमिस्ट्री बुक। एंड आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ वॉल्स के बारे में, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में, स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल्स के बारे में, एज वेल एज पाथ फंक्शन के बारे में। वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ रिएक्शन लाइक आइसोथर्मल रिएक्शन, आइसोबारिक रिएक्शन, एडियाबेटिक रिएक्शन, as well as reversible and irreversible reaction. We have also talked about cyclic reaction. हमने स्टेट फंक्शन में ये भी समझा था कि स्टेट फंक्शन को कैसे निकालते हैं। ये सभी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं या आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे विच इज़ वी स्कूलर्स एकेडमी, और वहाँ पे जाके आप थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। और अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से विच इज़ vschoolersacademy.in पे ई लाइब्रेरी सेक्शन में जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ऐप से वी स्कूलर्स अकेडमी से, जो कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, वहाँ से भी ई लाइब्रेरी सेक्शन में जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर पे बेस्ड हैं। तो आप जाइए प्रीवियस लेक्चर देखिए और उसके बाद यहाँ आके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अदरवाइज आप क्वेश्चन वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं और आगे से देखना चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। ऑप्शन ए इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी हीट एंड ऑप्शन डी एंथैल्पी। तो स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे, नॉट द पाथ फॉलोड। और पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे को पता है हीट एंड वर्क जो है वो आपके पाथ फंक्शन है। एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, गिब्स एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल, ये आपके क्या हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए चेक भी कर लेते हैं कि कौन सा इसमें सही होगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी है वो क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज दैट व्हेन नो हीट एनर्जी इज अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम इज कॉल्ड। बेसिकली क्या है, आपके पास एक सिस्टम है और हीट अंदर नहीं जा सकती ना हीट बाहर जा सकती है। बट यहाँ पे ये प्रोसेस की बात पूछ रहा है कि कौन सी प्रोसेस है। तो जो प्रोसेस होगी जिसमें हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाती सिस्टम एंड सराउंडिंग में, वो होती है आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी है जिसमें आपकी हीट सिस्टम के अंदर और सिस्टम के बाहर जाना अलाउड नहीं होता, क्योंकि ये जो सिस्टम यूज़ किया होगा ये कैसा यूज़ किया होगा उस केस में, आइसोलेटेड। तो चलिए चेक भी कर लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज दैट विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ए टेम्परेचर, बी विस्कोसिटी, सी डेंसिटी और डी ऑल। इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो मास इंडिपेंडेंट होती हैं, मास इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी मास या अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे या सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती हैं। तो अगर मैं देखूं किसी भी सब्सटेंस को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं और जो भी उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी थी वो चेंज हो जाएगी, तो वो सभी प्रॉपर्टी क्या होंगी, आपकी एक्सटेंसिव होंगी, और जो चेंज नहीं होंगी वो क्या होंगी, इंटेंसिव। सपोज ये जो सब्सटेंस है ये आयरन का ब्लॉक है और इसको मैंने किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज 100 डिग्री टेम्परेचर पे हीट किया है। अब इसको मैंने 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया। मैंने देखा इस ब्लॉक का टेम्परेचर कितना है और इस ब्लॉक का कितना है, तो मैंने पाया इसका भी 100 डिग्री है और इसका भी 100 डिग्री, यानी टेम्परेचर जो है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ए इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए आगे देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम है। जब भी 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपस में डिवाइड होंगी तो वो इंटेंसिव बन जाती है। तो डेंसिटी कैसी है आपकी, इंटेंसिव, यानी ए और सी तो आपकी इंटेंसिव है ही है। नेक्स्ट इज योर विस्कोसिटी। सपोज आपने ग्लिसरीन लिया, ग्लिसरीन एक पेट्री डिश पे रखा
और उस पेट्री डिश पे जो भी ग्लिसरीन था उसको दो अलग अलग पेट्री डिश पे थोड़ा थोड़ा डाल दिया। अब मैंने देखा जो प्रीवियस पेट्री डिश पे ग्लिसरीन पड़ा था वो भी सेम विस्कोसिटी का था, और जो डिवाइड करने के बाद देखा उनकी भी विस्कोसिटी क्या थी, सेम ही थी। इट मीन्स विस्कोसिटी भी कैसी है आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। यू हैव टू मार्क ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। तो देख लेते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका। जी हाँ, बिल्कुल डी ही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ऑप्शन ए वन विच ओबेज ऑल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बी अ क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन मेजरिंग थर्मल चेंजेस, सी वन विच इज यूज्ड इन थर्मोकेमिस्ट्री, एंड डी अ क्वांटिटी whose value depend only on the state of the system। तो अगर हम देखें स्टेट फंक्शन वो होते हैं जिनकी वैल्यूज जो है वो ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। अगर हम चेक करें तो आंसर हमारा डी ही आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ सिस्टम इज चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी by one path and state B to state A by another path। ओके, आपका एक सिस्टम है जो A से B पे जा रहा है पाथ 1 से, और दूसरे पाथ से वापस आ रहा है A पे। इफ डेल्टा E1 एंड डेल्टा E2 आर कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, यानी P1 के कोरस्पॉन्डिंग जो चेंज आया इंटरनल एनर्जी में वो डेल्टा E1 आया, और P2 के रिस्पेक्ट में जो आया वो डेल्टा E2 आया। If delta E1 and delta E2 are the corresponding change in internal energy, then which of the following is correct among the given option। ये यही पूछना चाह रहा है। तो वो कह रहा है दोनों का सम पॉजिटिव आएगा, दोनों ये डेल्टा है, दोनों का सम नेगेटिव आएगा या दोनों का सम जीरो आएगा, और नन ऑफ द अबव। अगर मैं बात करूं इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, और साइक्लिक इंटीग्रल, क्योंकि ये कैसी प्रोसेस हो गई आपकी, साइकिल ए से ही स्टार्ट हुआ था, ए पे ही खत्म हो गया, दो अलग अलग पाथ के थ्रू, बट क्योंकि पूरी प्रोसेस साइक्लिक हो गई तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी स्टेट फंक्शन इज जीरो। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान लीजिए आपका ए से बी जा रहा है, क्योंकि स्टेट फंक्शन है क्या, इंटरनल एनर्जी, तो ए की इंटरनल एनर्जी में मान लेता हूँ ui, और बी की इंटरनल एनर्जी में मान लेता हूँ uf। तो P1 पाथ से अगर गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी, डेल्टा E1 विच इज uf माइनस ui, फाइनल माइनस इनिशियल। नेक्स्ट इज P2 पाथ के लिए देखूं तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी, डेल्टा E2 विच इज ui, फाइनल ये होगा ना इस केस में ui माइनस uf, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। अगर दोनों को सम करूंगा तो आप देखेंगे ui से ui कट जाएगा, uf से uf कट जाएगा, तो सम क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। यू हैव टू मार्क ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि पीछे वाले टॉपिक्स पे बेस्ड थे। आप जाइए, आप लेक्चर को सुनिए और फिर आके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है हीट एंड वर्क। तो चलिए वन बाय वन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। हीट एंड वर्क बोथ आर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। दोनों ही एनर्जी ट्रांसफर का काम करेंगे, ये मोड है दोनों, बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इनके बारे में डिफरेंस और सिमिलैरिटी के बारे में हम थोड़ी देर में ही डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, हीट कब फ्लो करेगी और वर्क कब होगा। हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर में जब डिफरेंस होगा तब हीट फ्लो करेगी, और ये कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हायर से लोअर की साइड पे फ्लो करेगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट वाइल वर्क इज डन ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स। बेसिकली वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। आपने फोर्स लगाया और जो बॉडी है वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई, इसी को कहते हैं कि वहाँ पे वर्क हो गया। ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज्ड फोर्स कैसा होता है आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस्ड। ये बॉडी है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया तो ये थोड़ी सी यहाँ से डिस्प्लेस कर गई, तो ये x2 है, ये x1 है, और x2 से x1 गई यानी dx कर गई, तो f dx क्या हो जाएगा आपका, वर्क हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स एंड जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट इज dx एंड जनरलाइज्ड फोर्स इज f इज वर्क।
राइट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो पहली चीज जो हमने पढ़ी विच इज हीट एंड वर्क बोथ आर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एंड दूसरी चीज पढ़ी हमने हीट फ्लो करेगी टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से, और वर्क होगा इम्बैलेंस ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स की वजह से। तो चलिए पहले हमने छोटी क्लासेस में एनर्जी, हीट और वर्क के बारे में क्या पढ़ा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एनर्जी। राइट, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू कॉज चेंज इन एन ऑब्जेक्ट। द चेंज, अब ये चेंज किस तरीके का हो सकता है? द चेंज कैन इन्वॉल्व आइदर इन द मोशन और इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स पार्टिकल। यानी कि आप कितना चेंज ला सकते हो ऑब्जेक्ट में, वही एनर्जी है। और चेंज किस तरीके का? या तो मोशन का, या फिर उसकी पोजीशन में कुछ चेंज आ जाए, या उसके पार्टिकल्स की पोजीशन में चेंज आ जाए। राइट। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करूं तो हीट हो गई आपकी, आपने आग लगा रखी है, वहां से एनर्जी निकल रही है। सन से जो लाइट एनर्जी आ रही है उसको सोलर एनर्जी। केमिकल एनर्जी, आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हो वहां से आ जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। और मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे आपको दिखा रखा है एक बच्चा जो कि झूला झूल रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी दे रखी है क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर हाइट पे है। राइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था हीट एंड वर्क बोथ आर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी ही ट्रांसफर करेंगे, यानी हीट भी एनर्जी ट्रांसफर करेगा और वर्क भी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट अगर मैं करता हूँ, यानी किसी भी बॉडी को अगर मैं एनर्जी ट्रांसफर करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो जो भी उसके पार्टिकल हैं वो रैंडम मोशन में जाएंगे, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ऐसा सा कुछ है, कोई इरेगुलर सा बिहेवियर रहेगा मॉलिक्यूल्स का। बट इन केस ऑफ वर्क, एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वर्क अगर मैं कराता हूं तो वहां पे एक रेगुलर मोशन रहेगा सभी पार्टिकल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क पहले देखते हैं। सिमिलैरिटीज क्या है, फिर बात करेंगे डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहली सिमिलैरिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बोथ हीट एंड वर्क आर वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। बिल्कुल सही बात है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, तो दोनों ही हीट एंड वर्क दोनों ही एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। दोनों की यूनिट जूल होती है, एंड दोनों के दोनों क्या होते हैं? आपके पाथ फंक्शन होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो दोनों के दोनों ही कैसे होते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। दोनों के दोनों ही एडिटिव इन नेचर होते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या थी आपकी सिमिलैरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क। वहीं पे अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी वेयर एज वर्क इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड। हीट क्या है? एनर्जी का ही एक फॉर्म है, और वर्क क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपने ट्रांसफर करी है किसी बॉडी को। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? हीट इज थर्मल एनर्जी ट्रांसफर वेयर एज वर्क इज मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर। यानी कि आप कहीं पे धक्का लगा रहे हो तो वो मैकेनिकल वर्क करा रहे हो। हीट जो है वो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो वो थर्मल एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर घटाया बढ़ाएगा ना, तो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क रिक्वायर्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल एंड हीट रिक्वायर्स चेंज इन टेम्परेचर। यानी हीट के केस में आपका टेम्परेचर चेंज होगा, और वर्क के केस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। बेसिकली आपने एक बॉडी ली, बॉडी पे फोर्स लगाया, ये डिस्प्लेस कर गई, यहाँ पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका? dx। तो F इंटू dx क्या होगा? आपका वर्क होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क अगर किसी को अभी भी क्लियर नहीं है डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड वर्क, तो हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, हीट इज रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल वाइल वर्क इज ऑर्डर्ड मोशन इन वन डायरेक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे समझा था, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर्ड मोशन है। राइट। पॉइंट नंबर 2, it can be proven that work can be totally converted to heat but heat cannot be 100% converted to work। आप आगे चल के एक साइकिल पढ़ोगे जिसको कहेंगे कार्नोट साइकिल, जहाँ पे आप जो भी हीट प्रोवाइड करते हो वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, 100% कन्वर्जन नहीं होता। बट अगर वर्क की बात करूँ तो जो वर्क आपने करवाया उसको आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो,
कंप्लीटली। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो पॉइंट नंबर 3, हीट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट while work is a function of path. Heat is a function of path. Both are path function. ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंटिंग थी। पॉइंट नंबर 4, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी while वर्क इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। बिल्कुल, वर्क जो है आप मैकेनिकल वर्क कराते हो जनरली, है ना, और हीट जो है वो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में। वर्क कितने तरीके का हो सकता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है वर्क को। तो सबसे पहला है वॉल्यूम एक्सपेंशन, दूसरा है स्ट्रेचिंग, तीसरा है सरफेस एक्सपेंशन एंड चौथा है इलेक्ट्रिकल वर्क। राइट, वॉल्यूम एक्सपेंशन में जनरली हम पीवी वर्क देखते हैं, इसको कहते हैं पीवी वर्क। राइट, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का यूज होगा, यहाँ पे टेंशन और लेंथ का यूज होगा। टेंशन को हम गामा से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन एंड एरिया का यूज होगा, एरिया को हम सिग्मा से यूज करते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम फाई से डिनोट करते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को हमने दिखा दिया है। अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो सभी की यूनिट क्या होगी आपकी, जूल 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 एंड जूल। बेसिकली वर्क जो है वो एनर्जी ही है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही है, तो उसकी यूनिट जो होगी वो जूल होगी। बस जिस जिस तरीके से निकाला है उसको हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे न्यूटन मीटर को जूल में कन्वर्ट कर लूँगा, पास्कल इंटू मीटर क्यूब को जूल में कन्वर्ट कर लूँगा। राइट, सरफेस टेंशन इंटू सिग्मा करूँगा तो वो भी क्या हो जाएगा, जूल में आ जाएगा, न्यूटन मीटर बन के। और बोल्ट इंटू कूलम भी क्या होता है आपका, जूल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मूला, इनकी फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं। तो पीवी वर्क जो हम थोड़ी देर में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली वर्क क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, यानी चेंज इन वॉल्यूम इनटू प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली टू चेंज दैट वॉल्यूम। इसके बारे में जस्ट हम अभी 2 मिनट बाद ही डिस्कस करेंगे कि पीवी वर्क क्या होता है। बट अभी यही याद रखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ गामा डी एल एंड इंटीग्रेशन ऑफ गामा डी सिग्मा एंड इंटीग्रेशन ऑफ फाई डी क्यू, ये क्या है आपके इक्वेशंस हैं वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में यही वाला फॉर्मूला जनरली हम यूज करते हुए दिखेंगे। तो चलिए बात करते हैं पीवी वर्क की। सपोज आपके पास एक कंटेनर है कुछ इस तरीके का, जो कि 3 साइड से क्या है, बंद है, यानी नॉन मूवेबल वॉल है उसकी 3 साइड, ये साइड और ये साइड। पर एक साइड जो है उसकी वॉल कैसी है, मूवेबल है। ये वाली साइड जो है वॉल वो मूवेबल है, ये मूव कर सकते हैं। इसको हम पिस्टन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी, पिस्टन कहते हैं। अब पिस्टन में क्या क्या क्वालिटी हमें चाहिए, एक ये फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, ठीक है, ये वेटलेस होना चाहिए, वेटलेस, फ्रिक्शन लेस एंड मूवेबल होना चाहिए। राइट, हमने क्या करा, इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, राइट, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये जो पिस्टन है ये इस पोजीशन पे आ गया, राइट। और इसमें जो वॉल्यूम चेंज आया वो क्या आया, ये वाला। यहाँ मान लो ये पूरी इनिशियल वॉल्यूम थी इस कंटेनर की, विच इज वी आई, एंड ये जो थी यहाँ से यहाँ तक इसकी वी फाइनल थी। बट अगर मैं चेंज की बात करूँ तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा आपका, दिस मच क्या आएगा आपका, चेंज इन वॉल्यूम विच इज डीवी। तो IUPAC कन्वेंशन के मुताबिक जो आपका वर्क होता है वो होता है P एक्सटर्नल इंटू डीवी विद नेगेटिव साइन। ये साइन जो है नेगेटिव, ये एक संस्था है IUPAC, उन्होंने लगाया है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ही आया है। कैसे आया है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका ये होता है, और प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो P इंटू ए क्या होगा, F, और P A इंटू डी एक्स क्या होगा, F इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये F की जगह मैंने ये लिख लिया, राइट। और A लेंथ इंटू एरिया, ये दिस इज द एरिया एंड दिस इज चेंज इन लेंथ, तो ये क्या दे देगा आपको, वॉल्यूम। तो P dV ये आ जाएगा। बस नेगेटिव साइन किसकी वजह से आया है, ये IUPAC संस्था की वजह से आया है। उन्होंने अपने कन्वेंशन में दिया है कि हमें ऐसे ही यही फॉर्मूला यूज करना है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो फॉर्मूला क्या बना, नेगेटिव ऑफ P एक्सटर्नल dV, वर्क इज माइनस P एक्सटर्नल dV, राइट। तो अगर एक्सपेंशन, तो सपोज यही सिस्टम है हमारे पास, और ये जो सिस्टम है इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया,
वॉल्यूम बढ़ गया मतलब dV कैसा आया, पॉजिटिव, और उसको क्या कहूँगा, एक्सपेंशन, राइट। और P एक्सटर्नल हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो वर्क इस केस में क्या आएगा हमारा, नेगेटिव, यानी एक्सपेंशन के केस में वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव। बट वहीं हम कंप्रेशन करें, जो अभी हमने यूज भी किया है, यहाँ पे क्या करा रहे हैं हम, कंप्रेशन, वॉल्यूम को कम करा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं। तो कंप्रेशन के केस में आपका dV कैसा आएगा, वॉल्यूम कम हुआ है मतलब वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, चेंज इन वॉल्यूम, और P एक्सटर्नल आपका पॉजिटिव होगा, तो W क्या आएगा आपका, W आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो वर्क डन कंप्रेशन के केस में आपका पॉजिटिव होगा और एक्सपेंशन के केस में आपका नेगेटिव होगा। दिस इज द साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ वर्क। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और लेटेस्ट साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि क्या क्या रहेगा। सपोज आपके पास एक सिस्टम है ना, और सिस्टम पे कोई भी चीज़ करूं मैं, चाहे वर्क करूं या वर्क लूं या हीट करूं, हीट दूं या हीट लूं, जो भी सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज करेगा या एनहांस करेगा उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, और जो सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करेगा उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। तो सपोज अगर मैं वर्क सिस्टम पे करता हूं तो उसको मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव, और हीट अगर सिस्टम को देता हूं तो वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव। बट अगर मैं सिस्टम से वर्क कराता हूं तो क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, तो उसको मैं कैसा कंसीडर करूंगा, नेगेटिव। और अगर मैं सिस्टम से हीट लेता हूं तो उसको भी मैं कैसा कंसीडर करूंगा, नेगेटिव। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट साइन कन्वेंशन, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, इज यहां पे लिखना है बाय द, ये लिखा है बाय द सिस्टम, if it is done by the system since energy of the system is decreased। एग्जाम्पल के केस में एक्सपेंशन ऑफ गैस में क्या होता है, W इज माइनस P एक्सटर्नल dV, तो dV आपका पॉजिटिव होगा एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन बेसिकली क्या है, आपकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, यहाँ से पिस्टन ऊपर आ गया तो वॉल्यूम क्या हो गई, अब बढ़ गई है, तो dV कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, तो W कैसा हो जाएगा, नेगेटिव इन केस ऑफ एक्सपेंशन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज वर्क इज टेकन पॉजिटिव, इट इज डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क को सिस्टम के ऊपर कराऊंगा तो वो पॉजिटिव हो, क्यों, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी वो इंक्रीज कर देगा। तो जो भी चीज़ सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कराएगी वो पॉजिटिव होगी, और जो सिस्टम की एनर्जी कम करेगी वो नेगेटिव होगी। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज हीट इज टेकन नेगेटिव व्हेन इट इज गोज आउट ऑफ द सिस्टम। अगर हीट निकालूंगा सिस्टम से तो वो कैसी होगी, नेगेटिव। अगर हीट दूंगा सिस्टम को तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। हीट इज टेकन पॉजिटिव व्हेन इट कम्स इनसाइड द सिस्टम। जो भी सिस्टम की एनर्जी बढ़ाएगा वो पॉजिटिव होगा, जो भी सिस्टम की एनर्जी को घटाएगा वो नेगेटिव होगा। Heat coming to the system is positive, work done on the system is positive, work done by the system is negative, and heat taken out from the system is नेगेटिव। आई होप आप सभी को साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया होगा। यही आपको कंसीडर करना है थ्रू आउट, आपको लैंग्वेज समझनी है और यही कंसीडर करना है। चलिए एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैस एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 5 लीटर अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैलकुलेट वर्क। तो वर्क हमें पता है क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल dV। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कर रहा हूँ। तो अगर मैं देखूँ वॉल्यूम जो इनिशियल थी वो आपकी है 1 लीटर और वॉल्यूम जो फाइनल है वो आपकी है 5 लीटर। तो चेंज इन वॉल्यूम V फाइनल माइनस V इनिशियल देखूँ विच इज़ dV कम्स आउट टू बी 5 - 1 विच इज़ 4 लीटर। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर लगा रहा होता है वही इन्होंने P एक्सटर्नल माना है, तो वो कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो W कितना आ जाएगा हमारा, W जो आ जाएगा वो -1 ATM इंटू 4 लीटर, तो यह आ जाएगा -4 लीटर एटमॉस्फेयर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, हम जल्दी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो वो आप हमारी वी स्कूलर्स अकेडमी की ऐप पे जाके
नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं ई लाइब्रेरी सेक्शन में से। एंड आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़िए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सायोनारा।